नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लाखों उम्मीदों, दशकों के संघर्ष और एक अनकहे दर्द की कहानी है। ये कहानी है देश के उन वरिष्ठ नागरिकों की जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णकाल इस राष्ट्र के निर्माण में लगा दिया और आज अपने जीवन की संध्या में वे एक सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के उन पेंशन धारकों की जिनकी आंखें आज भी सरकार के दरवाजे पर टिकी हैं, एक ऐसी आस में कि शायद अब उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। ये विडंबना ही है कि जिस देश में हम अपने बुजुर्गों को भगवान का दर्जा देते हैं, उनकी सेवा को परम धर्म मानते हैं, उसी देश में आज लगभग 37 लाख पेंशन भोगी मात्र 1,000 रुपये की मासिक पेंशन पर गुजारा करने को विवश हैं। 1,000 रुपये इस राशि पर गौर कीजिए। आज के महंगाई के दौर में जब एक सामान्य परिवार का एक दिन का खर्च भी इससे कहीं ज्यादा है, तब सोचिए कि हमारे ये बुजुर्ग पूरा महीना कैसे काटते होंगे। क्या इस राशि में उनकी दवाइयों का खर्च शामिल है? क्या उनके घर का किराया या राशन का बिल इसमें समा सकता है? ये सवाल सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक भी है और ये सवाल आज देश की व्यवस्था और सरकार से पूछा जाना नितांत आवश्यक है। ये 37 लाख लोग कोई साधारण समूह नहीं है। ये वो लोग हैं जो कभी किसी कारखाने की रीढ़ हुआ करते थे, किसी दफ्तर की जान हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी मेहनत और पसीने से इस देश की औद्योगिक और सामाजिक प्रगति की नींव रखी। उन्होंने दशकों तक अपने वेतन से भविष्य निधि और पेंशन कोष में योगदान दिया, इस भरोसे के साथ कि जब वे सेवानिवृत्त होंगे तो उन्हें एक सुरक्षित और चिंता मुक्त जीवन मिलेगा। लेकिन आज हकीकत कुछ और ही है। सेवानिवृत्ति के बाद मिली यह मामूली पेंशन उनके लिए सुरक्षा कवच नहीं बल्कि एक महाक बनकर रह गई है। जिस उम्र में उन्हें आराम, चिकित्सा सुविधा और मानसिक शांति की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उसी उम्र में वे या तो अपने बच्चों पर निर्भर हैं या फिर अकेले ही इस कठिन संघर्ष को झेल रहे हैं। इसी पीछा और अन्याय के बोध से उपजा है वह आंदोलन जो पिछले कई वर्षों से लगातार चल रहा है। ईपीएस 95 के पेंशन धारक सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वे अपना अधिकार मांग रहे हैं। उनकी मांगें एक 4 सूत्रीय एजेंडे में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं जो उनके जीवन की बुनियादी जरूरतों को रेखांकित करती हैं। उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग है न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। यह कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है बल्कि आज के समय में एक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि है। 7,500 रुपये की मांग इस बात का प्रतीक है कि वे केवल जीवित नहीं रहना चाहते बल्कि गरिमा के साथ जीना चाहते हैं। उनकी दूसरी मांग है महंगाई भत्ता यानी डीए का प्रावधान। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर नरंदा कर दिया जाता है। महंगाई एक ऐसा दीमक है जो समय के साथ आपकी आय के मूल्य को खोखला कर देता है। बिना महंगाई भत्ते के आज बढ़ाई गई पेंशन भी कुछ वर्षों में फिर से अपर्याप्त हो जाएगी। डीए का प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी पेंशन की क्रय शक्ति समय के साथ बनी रहे और वे महंगाई की मार से कुछ हद तक सुरक्षित रहें। तीसरी मांग है उचित और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की। उम्र के इस पड़ाव पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। डॉक्टर के चक्कर, महंगी दवाइयां और जांच का खर्च उनकी मामूली पेंशन पर सबसे बड़ा बोझ डालता है। कई बुजुर्ग तो पैसे की कमी के कारण अपना इलाज तक नहीं करा पाते। एक कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व है कि वह अपने उन वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। और चौथी मांग है उनके परिवार को मिलने वाली सुरक्षा योजनाओं से जूही हुई। पेंशन धारक के चले जाने के बाद उनके जीवन साथी का क्या होगा, यह चिंता उन्हें भीतर से खाए जाती है।
वे चाहते हैं कि उनके बाद उनके जीवन साथी को भी एक सम्मानजनक वित्तीय सुरक्षा मिले ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। यह लड़ाई सिर्फ सचकों पर या धरना स्थलों पर ही नहीं लड़ी जा रही, बल्कि अदालतों के चक्कर भी काटे गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय तक यह मामला पहुंचा और कई बार पेंशन धारकों के पक्ष में सकारात्मक संकेत भी मिले, लेकिन व्यवस्था की जटिलताओं, ईपीएफओ के नियमों और सरकार की वित्तीय चिंताओं के बीच यह मामला अब तक किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाया है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद बर्फ पिघल रही है। हाल के दिनों में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिन्होंने इन लाखों पेंशन भोगियों के मन में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। खबर यह है कि इस पूरे मामले में अब देश का वित्त मंत्रालय सीधे तौर पर सक्रिय हो गया है। लगातार हो रहे प्रदर्शनों और पेंशन भोगियों के अथक प्रयासों के बाद वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से इस विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इतना ही नहीं, इस संबंध में एक नोटिस भी भेजा गया है। जब सरकार का शीर्ष मंत्रालय किसी मामले पर सीधे रिपोर्ट मांगता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि मामले को उच्चतम स्तर पर गंभीरता से लिया जा रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह पेंशन धारकों के वर्षों के संघर्ष की एक बड़ी जीत है कि उनकी आवाज अब उन गलियारों में गूंज रही है जहां देश की नीतियां बनती हैं। इस उम्मीद को और बल तब मिला जब इसी वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए एक बड़ा संकेत दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस बार दिवाली से पहले देशवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह तोहफा किस वर्ग के लिए होगा या इसका स्वरूप क्या होगा, लेकिन उनके इस आश्वासन ने देश भर के पेंशन भोगियों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। देश भर के प्रधानमंत्री जी ने ब्रेस्टी कम सप्ताह, उन्हें लग रहा है कि शायद सरकार ने उनकी वर्षों की तपस्या को पहचान लिया है और यह दिवाली का तोहफा उनकी झोली में ही आने वाला है। यह आशा स्वाभाविक भी है क्योंकि 37 लाख परिवारों के जीवन में बदलाव लाने से बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि सरकार के सामने चुनौतियां क्या हैं। यह मामला सिर्फ इच्छा शक्ति का नहीं बल्कि भारी भरकम वित्तीय गणित का भी है। विशेषज्ञों और अधिकारियों का अनुमान है कि यदि केंद्र सरकार न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करती है और साथ में महंगाई भत्ता भी देती है तो इस पर आने वाला सालाना खर्च हजारों करोड़ रुपए में होगा। यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए सालाना तक भी जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी है और सरकार को इसके लिए संसाधन जुटाने होंगे। शायद यही एक मुख्य कारण है कि इतने वर्षों से यह मामला टलता आ रहा है। सरकार को अपने राजकोषीय घाटे, अन्य विकास योजनाओं और वित्तीय अनुशासन को भी देखना होता है। ईपीएफओ के पास भी इतना अतिरिक्त फंड नहीं है कि वह इस बढ़े हुए बोझ को अकेले उठा सके। इसलिए इस योजना को लागू करने के लिए सरकार को अपने बजट से एक बड़ी राशि का प्रावधान करना होगा। लेकिन क्या देश के उन बुजुर्गों की गरिमा से बढ़कर कोई वित्तीय बोझ हो सकता है? यह एक नैतिक प्रश्न है जिस पर सरकार को विचार करना होगा। इस आंदोलन का एक बड़ा केंद्र महाराष्ट्र रहा है, जहां देश के सबसे अधिक लगभग 22 लाख से भी ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारक रहते हैं। वहां के पेंशन भोगियों ने इस आंदोलन को जीवित रखने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। अगर पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला होता है तो इसका सबसे व्यापक और सकारात्मक असर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में देखने को मिलेगा। इस पूरी प्रक्रिया में एक और चिंताजनक पहलू है जिससे हर पेंशन भोगी को सावधान रहने की जरूरत है। वह है सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फैलने वाली अफवाहें और झूठी खबरें। आए दिन कोई ना कोई यह खबर फैला देता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया या कल से आपकी पेंशन बढ़कर खाते में आ जाएगी।
ऐसी खबरें इन भोले भाले बुजुर्गों को क्षणिक खुशी तो देती हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो उन्हें गहरा मानसिक कष्ट होता है, उनकी उम्मीदें टूटती हैं। इसलिए हमारी आप सभी से यह विनम्र अपील है कि जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक राजपत्र या ईपीएफओ की तरफ से कोई आधिकारिक सर्कुलर जारी नहीं होता, तब तक किसी भी खबर पर विश्वास न करें। सही जानकारी के लिए केवल सरकारी और आधिकारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहें। इस दिशा में एक और सकारात्मक घटनाक्रम हाल ही में 5 अगस्त को देखने को मिला, जब पेंशन धारकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीधे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात की। उन्होंने अपनी सभी समस्याओं और मांगों को विस्तार से वित्त मंत्री के समक्ष रखा। इस सीधी बातचीत के बाद से ही यह अटकलें और तेज हो गई हैं कि केंद्र सरकार अब इस मुद्दे पर कोई ठोस और अंतिम निर्णय लेने की तैयारी में है। यह लड़ाई बहुत लंबी और थका देने वाली रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के हर छोटे बड़े शहर में इन बुजुर्गों ने धरने दिए हैं, रैलियां निकाली हैं, ज्ञापन सौंपे हैं। उन्होंने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी है। आज अगर उम्मीद की कोई किरण जगी है तो यह किसी की मेहरबानी नहीं है, बल्कि यह इन पेंशन धारकों के अपने संघर्ष, उनकी एकता और उनके अटूट धैर्य का परिणाम है। उन्होंने यह साबित किया है कि अगर इरादे नेक हों और संघर्ष सतत हो तो देर से ही सही सुनवाई जरूर होती है। अब गेंद पूरी तरह से केंद्र सरकार के पाले में है। एक तरफ लाखों बुजुर्गों की उम्मीदें और उनकी बुनियादी जरूरतें हैं, और दूसरी तरफ देश का वित्तीय गणित। सरकार को इन दोनों के बीच एक संतुलन साधना होगा। यह केवल एक योजना में संशोधन का मामला नहीं है, यह सरकार की अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता की परीक्षा है। यह इस बात की परीक्षा है कि क्या हम एक ऐसे समाज के रूप में विकसित हो पाए हैं जो अपने निर्माताओं का सम्मान करता है। अगर प्रधानमंत्री जी के दिवाली के तोहफे का संकेत इन्हीं पेंशन धारकों के लिए है तो यह वास्तव में एक ऐतिहासिक कदम होगा। यह उन लाखों मुरझाए चेहरों पर मुस्कान लौटा। लेकिन एक बात तय है कि पेंशन भोगियों का यह आंदोलन अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से इसे नरंदार करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। यह केवल पैसों का नहीं, बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक न्याय का मामला है। एक राष्ट्र की असली पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। आज सरकार के पास यह अवसर है कि वह लाखों बुजुर्गों का दिल जीतकर यह साबित करे कि वह एक संवेदनशील और कल्याणकारी सरकार है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोई ठोस और सकारात्मक खबर आएगी, और जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा होती है हम आप तक पूरी सच्चाई और संपूर्ण जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक धैर्य बनाए रखें और अफवाहों से दूर रहें। यह संघर्ष आपके अपने पसीने और आपकी अपनी हिम्मत का है, और इसका फल भी आपको अवश्य मिलना चाहिए। ये थी आज की हमारी विशेष रिपोर्ट। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह मुद्दा सिर्फ एक आंखा नहीं, बल्कि 37 लाख जिंदगियों की कहानी है जिन्होंने इस देश को बनाया है। अब यह देश की जिम्मेदारी है कि वह उनके बुढ़ापे को संवारे। जय हिंद, वंदे मातरम।